हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था अपने साइट पे वर्ड वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड, उसका एमसीक्यू का वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें जाना होगा अपने साइट पे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे हम सर्च करेंगे एडू हब ऑफिशियल, ये सर्च करना है। और हमारा जो ऑप्शन आएगा उसमें जो पहला ऑप्शन होगा कि ये वाला, तो यहाँ से हम होम पे जाते हैं। तो ये ओपन ही हो गया, यहीं पे डायरेक्ट ओपन हो गया ये। वैसे ही जब ओपन होगा तो उसमें लिखा होगा एजुकेशन, हमारी जो साइट की टैग लाइन है वो लिखी होगी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला। अब देखो ये खुल गया है हमारा। अब जब होम पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं जिसमें मैंने कई सारे क्विज डाल रखा है, तो आप इसको अपने क्लास के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्विज डले हुए हैं, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमें करना है वर्क एनर्जी पावर का, तो ये हमने सेकंड नंबर पे है, तो इसी को हम ओपन करते हैं। तो गाइस तब तक ये ओपन हो रहा है, ये हो गया, ओपन हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा क्विज। तो इस क्विज जो है वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है। इसमें जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे अब मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं डाल रखा, तो जो क्वेश्चंस है वो सिंपल से लेके मीडियम और मीडियम से ऊपर हार्ड लेवल तक है। यानी कि नीट से लेके आप अगर जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो नीट के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, जेई में जेई मेंस तक का कवर कर रखा है। और कुछ हद तक अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो मतलब एडवांस तक भी है इसमें। तो चलते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन बल्ब, और बल्ब होगा ये ऑफ रेटिंग 100 watt. A bulb of rating 100 watt is used for 5 hours per day for 2 days. What is the electrical energy utilized? तो गाइस इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। और रेटिंग दिया है बल्ब का कि 100 वाट का बल्ब है, 5 घंटे एक दिन में चलता है, और 2 दिन में कितना वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है दैट इज पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। और यहाँ पे पावर जो दिया है दैट इज 100 वाट। और टाइम जो बोल रखा है वो बोल रहा है कि 5 घंटा चलना है रोज, एंड 2 दिन के लिए। तो गाइज हमें जो भी यूनिट यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी वो एसआई यूनिट में रखनी होगी। तो एसआई में कन्वर्ट करेंगे टाइम को, तो 5 घंटे को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम इन सेकेंड आ जाएगा। तो इतना सेकेंड टाइम हो गया। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 इंटू ये 10 हो गया, इंटू 3600। तो ये आ गया हमारा टोटल 3600, फिर एक जीरो, 3 जीरो हो जाएगा जूल। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 5 पीछे जीरो होगा, 36 आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी वर्क डन के बारे में पूछ रहा है कि वो ऑप्शन दिया है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोथ ए एंड बी। तो देखो वर्क डन के बारे में पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेसिक वर्क डन का डेफिनेशन, यानी बहुत बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ डॉट एक्स, या फिर एफ एक्स कॉस थीटा, ये हमारा वर्क डन होता है। तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो एक रिलेटिव टर्म होता है। अभी इसको कैसे प्रूव करें, तो देखो दो ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पे खड़ा है ओ पे, और दूसरा ओ डैश पर। और एक कार स्टार्ट होती है मूव करके ओ से, और किसी पॉइंट ए तक जाती है, यानी कार मूव करके यहाँ आ गई। तो अब रिलेटिव डिस्टेंस बोला जाए, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, ओ के हिसाब से कार ने ओ ए मूव किया, जबकि ओ डैश के हिसाब से
कार ने जो डिस्टेंस मूव किया वो ओ डैश ये है। तो दोनों के लिए अलग अलग वर्क डन हो गया, यानी कि वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्क डन जो होगा हमारा रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो डेट मीन्स कि हमने क्या रेफरेंस लिया है उस पर वर्क डन डिपेंड करेगा। तो डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम रेफरेंस ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही हो जाएगा। कैनॉट बी कैलकुलेटेड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो वहाँ भी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं क्योंकि हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लाना है, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पावर यूटिलाइज व्हेन वर्क ऑफ 100 जूल इज डन इन 2 सेकेंड। तो देखो पावर पूछ रहा है, वर्क डन दिया है और टाइम दिया है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। पावर जो है दैट इज इक्वल टू, पावर जो है इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क दिया है 100 जूल और टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 50 वाट। 50 वाट जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A small block of mass m is kept on the rough inclined surface of inclination theta fixed on an elevator, q जो है थीटा है। The elevator goes up with the uniform velocity v, the block does not slide on the wedge, okay, the work done by the force of friction on the block in time t will be। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास इंक्लाइन ब्लॉक है, सरफेस है, उस पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये पूरा सिस्टम हमने एक लिफ्ट पर रखा हुआ है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है। तो ये हमारा इसका डायग्राम बन गया। अब बोल रहा है कि कितना वर्क डन किया जाएगा बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो ये इसने ये भी बोल रहा है कि जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं कर रही, यानी कि इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो ये हो जाएगा mg, ये हो गया mg और ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन और ये हो जाएगा mg cos थीटा और इसके अलॉन्ग जो आ जाएगा वो mg sin थीटा और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इसका एफबीडी हो गया। अब इस पे फ्रिक्शन लग रहा है और ब्लॉक जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, मतलब कि जो फोर्स उसको नीचे खींच रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा है। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो mg cos sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg sin थीटा, mg sin थीटा जो हो गया हमारा फ्रिक्शन आ गया। अब बोल रहा है कि इस फ्रिक्शन के कितना वर्क डन होगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि ये लिफ्ट जो है v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, यानी कि अगर v वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगी तो t टाइम में कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा t टाइम में, इन t टाइम में जो हो जाएगा v इंटू टी, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं तो v इंटू टी, और जितना ये ऊपर डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ब्लॉक जो होगी वो ऊपर जाएगी, यानी कि ब्लॉक जो है ये ब्लॉक का भी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, दैट इज v इंटू टी, ब्लॉक का डिस्टेंस भी सेम हो गया। अब हमें डिस्टेंस पता चल गया, फोर्स की वैल्यू पता चल गई, बस हमें दोनों के बीच का एंगल निकालना है और वहां से हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो देखो क्या होगा, ये पैरेलल हो गया, यानी कि हमें चाहिए क्या, ये वर्टिकल इसके एंड इस एफ के बीच का एंगल, यानी वो एंगल वही होगा जो जो ये एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा डेट इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कि एम जी जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 बनेगा और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, डेट मीन्स कि ये एंगल भी हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो हमें पता चल गया कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो एंगल भी पता चल गया। तो वर्क डन जो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज वी टी एंड cos
90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा इंटू वी टी एंड कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा mg वी टी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बिंग नॉट डन, यानी इसमें से कौन से में वर्क डन नहीं हो रहा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है, स्टैंडिंग विद अ बास्केट ऑफ फ्रूट ऑन हेड, के शॉपिंग इन द सुपरमार्केट, क्लाइंबिंग अ ट्री, पुशिंग अ व्हील बोलो। ठीक है, तो देखो जब स्टैंड हो रहा है, सिर्फ स्टैंड कर रहा है बास्केट लेके, तो उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो है और मोशन का डायरेक्शन, मोशन तो वैसे हो नहीं रहा है, स्टैंडिंग बोला है मतलब कि रुका हुआ है, तो मोशन नहीं हो रहा, तो डेट मीन्स कोई वर्क डन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ये जो होगा इसका करेक्ट होगा। अब इसमें शॉपिंग करेगा तो घूमेगा ही, क्लाइंबिंग करेगा तो वो भी करेगा, या पुशिंग व्हील तो व्हील भी मूव करेगा ही, तो इस सब में वर्क डन होगा। द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ विच वेक्टर। देखो किसका स्लोप निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन वेक्टर यानी डिस्टेंस का। तो देखो इसमें हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी है और ये पोजीशन वेक्टर, और इसमें कोई ग्राफ है तो इसका स्लोप बताना है। तो स्लोप जो होता है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे जो है उसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा हाफ एम कांस्टेंट है, वी का हो जाएगा टू वी डी वी बाय डी एक्स, टू वी डी वी बाय डी एक्स। और ये इसको हम अदर फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम वी डी वी बाय डी एक्स। अब देखो जो हमारा ये यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन किया था काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब हमने इसको डिफरेंट, ये जो फैक्टर है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये क्या होता है एक्सेलरेशन। कैसे, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी डी वी बाई डी टी हो गई। अब इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस डी एक्स और ये डी टी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी डेट इज वेलोसिटी, तो ये चेंज हो जाएगा v डी वी बाई डी एक्स, यानी एक्सेलरेशन का एक दूसरा फॉर्मूला हमारा है ये वाला। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इससे भी रिप्रेजेंट करता है हो गया m इंटू ए, यानी एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स, और ये फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी। मोमेंटम जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि पूछा ना तो स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट फोर्स मोमेंटम वर्क डन पावर, तो मोमेंटम जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। A heavy stone is thrown from a cliff of height h with a speed v. A stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown vertically upward, vertically downward, horizontally. The speed does not depend on the initial direction. तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आते भी रहते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है ये रिपीट होता रहता है। इसमें क्या कंसेप्ट है कि एक सपोज करो एक टावर से एक बंदे ने 3 बॉल फेंकता है, एक बॉल को वो वर्टिकली ऊपर फेंकता है यू वेलोसिटी से, दूसरे को वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकता है, और तीसरे को वो नीचे की साइड फेंकता है सेम वेलोसिटी से यानी यू वेव से। तो पूछ रहा है कि जब वो ग्राउंड पे आएगा तो तीनों केस में वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, यानी कि कौन से केस का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, बॉल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी या फिर सबकी इक्वल होगी, ये हमें बताना है। तो देखो ये इसमें क्या है
इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है कि बॉल एंड अर्थ को ले लें, एक बार रिलीज करने के बाद बॉल एंड अर्थ जो हो गया एक सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जो अर्थ का भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और यहाँ पे हमने एयर को नेग्लेक्ट कर रखा है, यानी एयर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट हो गया। यानी कि अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इनिशियल एनर्जी जो भी वो इक्वल टू हो जाएगी फाइनल एनर्जी के। तो इनिशियल एनर्जी इन तीनों केसेस में क्या होगी, एक तो हाइट, अगर मैंने इसको रेफरेंस लिया तो पोटेंशियल एनर्जी यानी एम जी एच, हाइट हो गई इसकी एच, प्लस में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर। यानी कि मैं इस वाले केस में जब ऊपर थ्रो कर रहा है तब भी यही इनिशियल एनर्जी होगी, जब ओरिजेंटल थ्रो कर रहा है तब भी यही होगी, जब वो नीचे थ्रो कर रहा है तब भी यही होने वाली है। तो तीनों केसेस में हमारी इनिशियल एनर्जी यही होने वाली है। तो जब इनिशियल एनर्जी सेम है और ग्राउंड पे आने पर पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी, जब वो फाइनल ग्राउंड पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पर गया। उसके बाद सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। तो अगर इन इनिशियल एनर्जी सेम है तीनों केस में तो फाइनल एनर्जी भी तो सेम ही होगी, और फाइनल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी तीनों की क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। तो तीनों केस में फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहने वाली है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन डी, स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑल थिंग विल बी रिमेन सेम। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन चलता है। Uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table, and one third of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If G is the acceleration due to gravity, then work required to pull the hanging part of the table is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है और आते रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है इस टाइप के। लेंथ चेंज कर देगा। ये सपोज कर लो टेबल हो गया। अब इस पे बोल रखा है क्या कि चेन है उसको हमने ऐसे हैंग कर रखा है ताकि उसका 1/3 पार्ट जो है वो नीचे लटका हुआ है, यानी इसका लेंथ जो हो गया L/3, और L क्या है, पूरे का लेंथ है। तो अब बोल रहा है कि इसको अगर मैं ऊपर खींचूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें बतानी है। तो गाइस देखो इसमें कैसे करेंगे। इसमें जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम होगी, अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूँ तो अभी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही वर्क डन हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर ले जाने में, यानी यहाँ पे रखने के लिए करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब इतनी स्टोर हो रही है, जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो वो जीरो हो जाएगी। तो मेरे द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा। तो अगर डेट मीन्स कि हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो अगर सिंपल एम जी एच फॉर्मूला देखें, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, बट ये तब होता है जब हमारा जी कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखोगे जी कांस्टेंट एंड जो लेंथ मास होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए वो पॉइंट मास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए पॉइंट मास होना चाहिए। सो डैट की एच की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट यहाँ पे लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब हर जगह वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो गया। तो डेट मीन्स कि एल की वैल्यू चेंज होती जाएगी, एच की वैल्यू। तो हम इसके दो कंसेप्ट से कर सकते हैं, एक तो हम इंटीग्रेशन से यूज कर लें या फिर हम सेंटर ऑफ मास से यूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ये है कि अगर ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो डेट मीन्स कि इसके लेंथ के हाफ जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वहाँ पे इसका सेंटर लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। यानी कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो रेफरेंस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/3 का हाफ, डेट इज L/6, यानी L/6 पे इसका डिस्टेंस हो गया, तो सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सिंपल हम लगा सकते हैं। अब मास कितना हो जाएगा इस इतने पार्ट का, तो वो जगह टोटल मास m है, लेंथ l है, इंटू लेंथ जो इस पार्ट का है यानी L/3 इंटू जी, और डिस्टेंस कितना हो गया रेफरेंस से L/6। तो ये आ जाएगा
एल एल कैंसिल, यानी एम जी एल बाय 18। तो एक तो ये हमारा कंसेप्ट सिंपल सा ये था। अब देखो ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा आप कंसेप्ट क्या यूज कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ना यूज करके हम डायरेक्ट, अगर मान लो ये मास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाम के वेरिएबल होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि रेफरेंस से एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स पार्ट लेते हैं। तो ये डी एक्स पार्ट ले लिया। अब डी एक्स पार्ट स्मॉल पार्ट है, सच है कि उसका हम डिस्टेंस हो है वो कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो एम जी एक्स, और मास इसका डी एक्स का डी एम हो जाएगा। स्मॉल पार्ट है ना, तो इसका मास डी एम हो गया। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, यानी जी एक्स। अब डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ हो गया इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे इंटीग्रेट कर देना होगा कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेके एल बाय 3 तक। तो ये हो जाएगा एम जी एल एक्स डी एक्स, और लिमिट जो हो गया जीरो टू एल बाय 3। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एम जी एल तो कांस्टेंट है, और एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और जीरो से एल बाय 3 लिमिट रख देंगे। तो ये आ गया एम जी 2l बाय 2, ये 2l है, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 9 माइनस जीरो। तो इस सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, एम जी एल, एल एक कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो हम इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटर ऑफ मास का रिलेशन भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड गेट एम्बेडेड इन अ ब्लॉक kept on a table if the table is frictionless। ठीक है, यानी एक बुलेट को क्या कर रहा है, फायर कर रहा है, और वो क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक पे, टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है, वहाँ पे जाकर वो उसके अंदर चली जाती है, और टेबल जो है फ्रिक्शनलेस है। तो पूछ रहा है कि देन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें कंजर्व रहेगी, ओनली मोमेंटम, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, बोथ ए एंड बी। देखो, जब वो बुलेट आकर इस ब्लॉक को हिट करेगा, और इसमें ये ब्लॉक इस पर टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल क्या है, टेबल फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस है, डैट मीन्स कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स नहीं लगने वाली। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो डैट मीन्स कि फ्रिक्शन मोमेंटम जो रहेगी वो कंजर्व रहने वाली है। अब दूसरा पूछा पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। अब देखो वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मूव कर रहा है ना, और टकराने के बाद भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रह रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व भी रहने वाली है, और कोई ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं इसके, यानी फ्रिक्शन वुक्शन कुछ नहीं है, तो ये कंजर्व भी रहने वाला है। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, बिकॉज जब वो हिट करेगा तो कुछ वेलोसिटी से था, बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, तो कुछ एनर्जी उसकी किस में चेंज हो चुकी होगी, लॉस्ट हो चुकी, लॉस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर when it is located at a height h, then which of the following remain constant। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर v with the instantaneous velocity of a body drop from a top of a tower, ठीक है, when it is located at a height h, यानी एक टावर से हमने किसी बॉल को या किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया, तो h हाइट पे क्या है, h हाइट पे उसकी वेलोसिटी v है। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या क्या उसका कंजर्व रहने वाला है। तो देखो वो जब वो गिरेगा तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सम जो रहेगी वो कांस्टेंट रहने वाली। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, दोनों का सम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर एच हाइट पे तो क्या होगी, एम जी एच,
एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है। तो इसको चेंज कर देंगे तो यानी कि एम तो कांस्टेंट ही है, यानी जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर, जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, बॉल है जो 5 kg का है और हाइट 3 मीटर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एम जी एच फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। एम जो है 5 और जी 10 हो गया और एच जो हो गया वो 3, यानी कि ये हो जाएगा 150 जूल। तो ऑप्शन जो करेक्ट इसका होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन, व्हेन द फोर्स रिटार्ड द मोशन ऑफ अ बॉडी द वर्क डन इज। देखो अगर रिटार्ड कर रहा है डेट मीन्स कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि जैसे ये मूव कर रहा है, तो अगर मैं ये आगे मूव कर रहा हूँ और इसको, तो अगर बॉडी रिटार्ड हो रही होगी, यानी कि अगर सपोज को ब्लॉक की है और ये आगे मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है डेट मीन्स कि यहाँ पे कोई फोर्स लगना चाहिए और फोर्स उसके मोशन के अपोजिट होना चाहिए। तो ये फोर्स मोशन के अपोजिट है, डेट मीन्स कि वो उसको रिटार्ड कर रहा होगा। तो ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन उस फोर्स वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो होगा, इमोशन इधर हो गया एंड जो फोर्स हो गया ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच का एंगल जो हो गया वो 180 डिग्री। और इस पे एंगल में वर्क डन हो जाएगा एफ एक्स कॉस 180। और कॉस 180 क्या होता है, तो कॉस 180 जो है हमारा डेट इज -1, तो वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन जो हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, गलत है, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल बी वन ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी यू collide head on with another ball b2 of same mass at rest, given that coefficient of restitution is e, then ratio of velocity of two ball after collision will be। तो ई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो बॉल है हमारे पास, इसका पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दो बॉल है B1 एंड B2, B1 मूव कर रहा है ई वेलोसिटी से और B2 जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या है कि ये B1 हो गया ब्लॉक बॉल और दूसरा हो गया B2, ये B1 ये हो गया B2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी 0 है। फिर दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, यहाँ उनमें दोनों में टक्कर होती है। और उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हेड ऑन कोलिजन होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ई है। देन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल आफ्टर कोलिजन। तो सपोज कर लिया हमने कि आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटी है v1 एंड v2 है, यानी इसकी v1 हो गई और इसकी v2 हो गई। ये हमारा a था, ये b1 है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड बॉल हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो पहला तो इक्वेशन हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन का हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे, पहले कंजर्व कर देंगे, तो बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, यानी कि m1 v1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये लगाना है। तो u2 रखेंगे तो u2 तो जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा m1 u1 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ क्वेश्चन में और देखते हैं क्या डिटेल दिया है। B1 का मास m है एंड B2 का जो है वो उसका भी मास सेम है, सेम मास एट रेस्ट, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है।
तो देखो यहाँ एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू वन इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा मोमेंटम कंजर्व करने से। यू वन नहीं है, यू है, तो इसको यू कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, डेट इज माइनस ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सेपरेशन मतलब वी टू माइनस वी वन, एंड अप्रोच मतलब वी टू माइनस यू वन, और ये हो गया माइनस ई हो गया। तो यहाँ से देखो वैल्यू रखते हैं, तो माइनस ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी टू, तो सेम ही रहेगा, एंड यू टू क्या है, यू टू जीरो है, और यू वन जो है यू है। तो यहाँ से जो चेंज होके आएगा वो आ जाएगा वी टू माइनस वी वन इक्वल टू ई यू, ई यू। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू। तो वी वन कैंसिल हो जाएंगे, वी टू बच गया, टू वी टू इक्वल टू हो जाएगा यू, कॉमन ले लिया तो वन प्लस ई, यहाँ से वी टू जो आ जाएगा यू वन प्लस ई बाय टू। ये आ गया हमारा फर्स्ट, वी टू आ गया। वी वन के लिए माइनस कर देंगे इक्वेशन वन से माइनस इक्वेशन टू, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस करेंगे तो ये हमारा वी टू कैंसिल हो जाएगा, वी वन आ जाएगा, बच जाएगा, यानी टू वी वन इक्वल टू वन माइनस ई यू वन माइनस ई, और इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा वी वन इक्वल टू यू वन माइनस ई डिवाइडेड बाय टू। ये आ गया ऑप्शन बी। अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी। तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, वी टू बाई वी वन निकाल के देखते हैं। तो वी टू बाई वी वन कितना आ जाएगा, वी टू बाई वी वन जो हो जाएगा, बाकी चीज़ें कट जाएंगे, इसमें बच क्या जाएगा, यू यू कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा वन प्लस ई और नीचे वन माइनस ई, वन प्लस ई नीचे आ गया वन माइनस ई। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन में इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block weighing 10 Newton travel down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. The rough surface has friction of coefficient 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from the point 1 meter above the horizontal surface, how far will it move on the rough surface? यानी ये जो पार्ट है, जो एक कर्व वाला पार्ट है, ये हमारा स्मूथ है, और यहाँ आगे इसके साथ हमने ऐड कर रखा है एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अब यहाँ से जब गिर रहा है तो बताना है कि और कितना आगे होता जाएगा। देखो हमें क्या करना है, ए से बी तक आने में पहले हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यानी बी तक जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे उसके पास क्या एनर्जी था वो निकालना होगा। तो ए पे वो क्या था, रेस्ट पे था। हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ हिट करता है और यहाँ आगे जो है वो फ्रिक्शन वाला पार्ट है, यानी सरफेस फ्रिक्शन है। यहाँ से जब वो जा रहा होगा, ये बी पॉइंट है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ए से बी तक आने में उसकी कितनी वेलोसिटी बी पे होगी ये हमें पहले निकालनी होगी। तो यहाँ पे जब वो आएगा तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं, इस लाइन को, एम जी एच यानी 1
और काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट पे था। जब वो नीचे आएगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी जो हो जाएगा, वी स्क्वायर जो आ गया वो कितना आ जाएगा 2g, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी जो हो गया वो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी वी स्क्वायर जो हो गया इतना आ गया। अब वो आगे मूव करेगा, बट जैसे आगे मूव करेगा तो ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है, यानी सरफेस पे फ्रिक्शन है जिसकी म्यू जो है 0.2 है। तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा और उसको वो रोकने की कोशिश करेगा। तो रुकते रुकते वो कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो। इस बीच में वो कुछ डिस्टेंस मूव किया है, उसी डिस्टेंस को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन निकालेंगे जो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। तो फ्रिक्शन की जो यहाँ पे स्लाइड कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, डेट इज म्यू एम जी, और म्यू की वैल्यू है 0.2, जी की वैल्यू 10 और एम हो गया। अब ई फोर्स आ गया हमारा, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, दैट इज 2m न्यूटन। बट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मास से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि हमें इक्वेशन s फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ए पता है, वी पता है एंड यू पता है। तो v तो फाइनली जीरो होना है, और u जो है जो पॉइंट b पे उसके पास जो वेलोसिटी थी वो वाली वेलोसिटी होगी। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो हमारी वेलोसिटी कितनी हमने निकाली है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 20 निकाला है। तो ये हम करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है 2 आ गया एंड s आ गया। तो यहाँ से जो s आ जाएगा हमारा वो कितना मूव करेगा 20, और रिटार्डेशन नेगेटिव होगा ये एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रख देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/4, तो ये आ जाएगा कितना 5, एस जो जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, यानी 5 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A chain of length L and mass m is held on a smooth table with its 1 by n, यह 1 by nth part hanging over the edge. Work done in the pulling the chain is directly proportional to. तो ये क्वेश्चन का फिगर पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, जो 1/3 वाला पार्ट था उसी टाइप से है। यहाँ पे इसने हमें बोल दिया कि 1/nth, यानी डायरेक्ट हमें वैल्यू दिया, यानी टोटल लेंथ L है तो L/n जो है वो हैंग कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना हमें उसे ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इसमें से। ये पावर में है n⁻³ n⁻²। तो यहाँ देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी इसकी वो हमें निकालनी होगी। तो सेम हम मिडल पॉइंट लेके चलते हैं, सेंटर ऑफ मास लेके, क्योंकि हाइट चेंजिंग है। तो ये मिडल पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि h की वैल्यू जो हो जाएगी mgh, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी L/2n आ जाएगी, ये आ गई। अब मास कितना होगा, टोटल मास m है और लेंथ l है, और इसकी लेंथ हो जाएगी L/n, तो यानी मास हो गया m/n। तो अब इसको पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी हमारी m/n इंटू जी इंटू एच L/2n। तो इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा mgl/2 इंटू एन स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n², और यहाँ से ये हो जाएगा n-2, यानी कि n⁻² जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा, इसको भी यस कर देते हैं। शेयर करने के लिए शेयर करना है, जिसको भी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है तो इसको कर देते हैं। उसके बाद रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन था पूरा वीडियो सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो 100% करेक्ट हो गया।
यानी कि जो भी क्वेश्चन था इसका, इजी से लेके मीडियम एंड थोड़ा टफ भी लेवल था, यानी नीट के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जेई के लिए ये मेंस तक के लिए अच्छा है, एडवांस में थोड़ा और इसमें टफ ऐड करना पड़ेगा। तो ये पूरा इसका वीडियो सॉल्यूशन था। गाइज प्लीज़ शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।